भारत विकास परिषद शिवाजीनगर शाखा की ओर से फिर एक बार आप सभी का स्वागत। एक अनोखा तारा भारतीय राजनीति में इस बार पहली बार उभर कर आया और उसने एक अलग माहौल बना दिया था, माधवी लता कोमपल्ले। वैसे तो दो भाग है आपसे क्वेश्चन करने के लिए, एक पर्सनल लाइफ है और एक पॉलिटिकल लाइफ है, लेकिन पर्सनल लाइफ से शुरू करना मेरे लिए आसान रहेगा, क्योंकि उसी बैठक पर आप राजनीति में गई है, ऐसा मैं मानता हूं जितना आपके बारे में मैंने पढ़ा। आप एक ओरेटर है, भरतनाट्यम अच्छी तरह से परफॉर्म करती है, खुद चैंटिंग और अच्छी गायिका भी है, भजन गाती है अच्छी। आप एक उत्तम चैरिटेबल ट्रस्ट भी चलाती है। लेकिन जैसा मैंने सुना कि पुराने हैदराबाद में आप पली बढ़ी और आपके पिताजी उस वक्त मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में काम करते थे। आपने ये भी कहा था कहीं कि साइकिल पे उनकी शुरुआत हुई और उस साइकिल में ही रिटायरमेंट हुई। ऐसी एक वीकर सेक्शन ऑफ द क्लास उसमें आपने पढ़ा। कहना यह है कि आपके माताजी के बारे में हमने कुछ बाकी सुना नहीं, तो वो क्या करती थी? मेरा माताजी का जन्म अभी जो आंध्र राष्ट्र है वहाँ पे मुगलतूर, जब वहाँ पे एक किला रहता था, काफ़ी प्रसिद्ध है वो किला, क्योंकि वो अंडा और चूने और गुड़ के साथ बना हुआ किला था जिसको कभी छेद नहीं कर पाए, और माना जाता है उसको हाथों से जोड़ी बनाकर उससे वो लोगों ने रेती और सब वहाँ पर बिछाई थी। ऐसा कई एक लंबा तार लोगों का लगाता करते। मेरी माता का जन्म उस वहाँ पे हुआ है मुगलतोर में, और वो गांव से पली बड़ी है। उनके पूरे भाई बहनों का संतान 13 लोग हैं वो। उसके 11 भाई और 2 बहनें हैं वो। अच्छा। तो माना जाता है कि वो उनके पिताजी की बहुत बड़ी लाडली थी, क्योंकि उन पिताजी ने उनके माताजी का नाम उनके लिए रखा है। उनका नाम है सीतम्मा। तो सीता, जो हम सीतम्मा के नाम से जैसे कहते कि उस प्रकार उनके माताजी का नाम वही था, मेरे नाना जी का। तो एक वचन में तो बोल नहीं सकते, तो उनको सीतम्मा का नाम दिया गया है। वो बहुत बड़ी शेरनी थी। अच्छा। किसी से नहीं डरती थी। वो जो कहते हैं हमेशा कि जो अपने सेल में एनर्जी देने वाला माइटोकॉन्ड्रिया माँ की तरफ से आता है, तो आपके पास वही आया है? मेरे से कई अधिक है वो। मैं अपने पिताजी का थोड़ा शांत, शायद मैंने थोड़ा लिया है। मेरा माताजी का सामना कोई नहीं कर पाएगा, आज भी नहीं कर पाएंगे। बचपन की कोई ऐसी घटना है जिसमें वो शेरनी के रूप में आपको दिखाई दी? हाँ, तो मेरे बचपन में तो ठीक है, उनके बचपन की मैं बताती हूँ आपको। स्कूल में टीचर्स भी डरते थे उनसे। क्योंकि उनसे छोटे जो भाइयाँ थे वो मार सकती है उनको, कोई और नहीं मारना उनको, और टीचर भी नहीं मार सकते उनको। अच्छा। हाँ, तो फिर अगर क्लास में कोई दोस्तों को टीचर से शिकायत रहती थी तो वो मेरे माँ से कंप्लेंट करते थे, और मेरे माँ खैर टीचर के भी लेती थी। बहुत मेहनत करती थी काफ़ी। तो उन्होंने जैसे थोड़े बड़े हुए तब से मेरी नानी का एक स्थान देना, नानी को परिवार में उनका सम्मान मेरा नाना जी से करवाना, so that's something I really loved in her। कि थोड़ी वो बड़ी, जैसे कि 16-17 साल की हुई थी, तब उसको लगा कि माँ का सम्मान महत्वपूर्ण है परिवार में। कि पुराने ज़माने में औरतें बैठ के अपना खाना बनाना, अपने धुन में जीवन निकल जाता था, और काफ़ी पति एक क्रोधित रूप में रहते थे स्त्रियों के प्रति। बात ये गलत या सही की नहीं है, लेकिन मेरे माँ ने तब से निर्णय कर लिया कि मेरा नाना जी मर्यादा पूर्वक, सम्मान पूर्वक मेरे नानी से बात करना चाहिए। अगर कुछ चाहिए तो पहले गुस्से से नहीं बोलेंगे, विनम्रता से बोलेंगे पत्नी को। और यहाँ तक कि उसने बताया कि क्योंकि उनकी माताजी का नाम था, तो नाना जी तो मेरे माँ को कुछ नहीं बोल सकते, तो उसका पूर्ण एडवांटेज उन्होंने ले लिया।
तो वो ये भी कहती थी अगर आप उनको नहीं बोल सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, आज अपना पर्सनालिटी तो बदल नहीं सकते, आप मुझे बताइए, मैं उनको जाके बताऊंगी, लेकिन आप उनसे इस प्रकार से बात नहीं करेंगे। दैट्स अ वेरी 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 स्टेटमेंट इन द हाउस कि आप घर में माँ के साथ, शायद पति हो या बच्चे हो या कोई भी हो, उनका एक सम्मान है, उनका एक स्थान है, उस स्थान उनको देना ही पड़ेगा, और उसका संरक्षण करने वाली मेरी माँ थी। सनातन धर्म के बारे में आप जिस तरह से एक अपनी स्पष्ट भूमिका लेकर आगे चलती है, ये सीख किन से आई आपके पास? एक प्रकार से मुझे कहना चाहिए तो ये मेरी नानी का था, जो कभी नहीं उन्होंने मुझे सिखाया नहीं और कभी मैंने उनसे सीखा नहीं डायरेक्ट, लेकिन एक आयु के बाद, एक उम्र के बाद मैंने देखा है कि वो इतनी कठोर तरह से हर उस रीति रिवाज का पालन करती थी और इसका आवाज तक नहीं करती थी। वो ऐसा ही अपना दायित्व निभाते जाती थी, वो जो देखकर मेरे माँ ने सीखा है। तो मुझे इससे ये समझ में आया कि एक माँ का दायित्व होता है कि वो इस पालकी को वो लेके आगे बढ़ती है। स्त्री संस्कृति सनातन धर्म के पालकी को अपने कंधे पे लेने वाला माध्यम है स्त्री। क्या बात है। जब स्त्री उसे उठाना बंद कर देती है तो जगत रुक जाता है, कुछ भी आगे नहीं लेके नहीं जा सकते हम, खत्म, वहीं पे सारा सनातन धर्म इतिहास अपना जो भी रीति रिवाज रुक जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हेलो, इसका बैटरी शायद हो गया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिना थकान उसको लेके जाना पड़ता है। मेरा नानी कभी भी एक उफ तक नहीं करी थी, वो लेके जा रही थी, लेके जा रही थी, लेके जा रही थी। बड़ी पुराने ज़माने, उनके ज़माने के खाने का, उनको तकरीबन मेरे हिसाब से एक 200 से 300 तक के खाना, प्राचीन खाना बनाना आता था और वो सब बनाती थी। यानी कि एक महीने में अगर वो प्रारंभ करती हैं तो 30 दिन में सबका एक राउंड हो जाता था। तो मेरे सारे मामू और मेरे माताजी सबको जबानी याद है और वो बना सकते हैं वो खाना। सारे मामू मेरे खाना बना सकते हैं। यहाँ तक कि मेरे माताजी के विवाह में खाने बनाने वाले नहीं थे। मेरे मामू 8 मामू मिलकर मेरे माताजी के रसोई के खाना बनाने वाले थे, भीमसेन थे सारे। तो ये एक उम्र, मुझे आयु आया तब मैं रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस करी थी कि आज मैं जो जानती हूँ किसके वजह से। एक परिवार जिसमें मेरा नानी मानती थी सब कुछ, वो नानी जो बिना कुछ चुपचाप बोले अपना काम करते जाती थी, उसको देखकर बच्चे पालन करते थे और जो बच्चे पालन करते थे, जब हम वहाँ पे अतिथि बन के जाते थे वो सब खाते थे। तो वो स्वाद मुझे क्या आज तक कहाँ याद है, उसके सूंघने से याद है या आंख बंद करने से याद है या रुचि के जो टेस्ट बड्स बोलते हैं वहाँ याद है या माहौल से याद है, क्यों याद है मुझे वो? और वो क्या है, क्या सहनशीलता थी उनके अंदर। और उस सहनशीलता को जब मेरा नाना जी, उसका तारीफ ऊपरी तरह से नहीं कहते थे, उनके दिल में था, वो नानी को समझ में आता था। लेकिन मेरा माताजी ने तय किया कि उसको एक्सटर्नली आप एक्सप्रेस करना चाहिए, बच्चे पूरे उनके खाने का तारीफ करना। सो इट्स मोर इन सिस्टम एंड what was lacking in the system. Was it a successful system or where did it fail? And somebody who continuously keeps thinking this, that is where I picked up and I've understood that. ये लीगेसी आपने आगे भी, मतलब अपने बच्चों में भी प्रेरित की, क्योंकि मैंने ऐसे सुना है कि आपकी सबसे बड़ी लड़की जो थी लोपामुद्रा 3 साल की थी तभी उसने एक चमत्कार दिखाया था। हाँ, तो
जब 2 साल 10 महीने की लड़की थी, इतनी स्पष्टता से मुझे इसलिए पता क्योंकि मैं लड़के को पेट से थी तब। सो इसका एग्जैक्टली 3 साल का डिफरेंस है दोनों के, एग्जैक्टली। ये जुलाई 30 को जन्मी है, वो अगस्त 1 को जन्मा है, तो इतना परफेक्ट है वो डेट्स। सो इट्स एग्जैक्टली 3 years। सो आई वाज 2 साल 10 महीने की थी लड़की। इतनी शरारती थी, इतनी एक्टिव थी वो। सो मुझे लगा पर इतना एनर्जी को काम डाउन करना चाहिए, तो आप स्पोर्ट्स में लगाइए, हर एक में भी लगाइए। वो जाती थी 2-3 मिनट में, वो 2-4 दिन में उसको ऊब जाता था। ये नहीं ये नहीं होता, मेरे से घर आ जाती थी, कहीं टिकती नहीं थी। तब मुझे लगा शायद श्लोक या पूजा पाठ इसको शांत कर सकता है, एंड इट वर्कड। तो मैंने गुरुजी पंडित जी को बुलाए, वो आए थे कुछ संगीत सिखाने के लिए, तो उनको संगीत नहीं आता। उन्होंने बोला मेरे संगीत के नहीं हूँ, कोई ज़बरदस्ती भिजा दिया आपके घर। तो बाद में वो वेद पंडित निकले, तो उनसे बिठाकर मैंने इसको विष्णु सहस्त्र नाम के श्लोक सिखाने के लिए बिठाया। एग्जैक्टली 10 दिन हफ्ते में उसने 100 श्लोक याद कर लिए। अरे वाह, उतना थी उसकी कैपेसिटी। तो तब से लेकर मेरे एक समझ में मुझे क्या आया कि जो बच्चे हाइपर एक्टिव और एग्रेसिव होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है वो वेरी इंटेलिजेंट। उनका एनर्जी लेवल्स इतने हाई क्यों हैं, कैसे हैं? इट इज़ बिकॉज एज इट इज़ एक गर्ल चाइल्ड में एक्टिव और एग्रेसिव हाई एनर्जीज होते हैं। उसके अलावा जब स्त्री गर्भावस्था स्थिति में अगर शी इज़ ऑल्सो एनर्जेटिक एंड हाइपर एक्टिव, तो बच्चा भी हाइपर एक्टिव जन्म लेता है, जिसको हम अक्सर समझते हैं एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट और वेरी एक्टिव। इट्स हाई रेज्ड एनर्जीज है विच आर शोइंग अप, जो दिखा रहे उस प्रकार से। उसको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है उनको शांत करना। उसके हाथ में एक मोबाइल तो बनानी है। आप शांत सिर्फ उसको श्लोक, संगीत, ओंकार जैसे ही प्रक्रिया में ही कर सकते हो, सो दैट द एंटायर एनर्जी गेट्स इनटू अ टनल। आपको एक सनातन और आर्टिस्टिक फाइन आर्ट टनल बना के टनल के अंदर से बिछाना पड़ता है। उसके लिए आपको आयु नहीं है, जितने कम उम्र में आप इसको प्रारंभ करेंगे उतना जल्दी वो मोल्ड हो जाएगा। दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो छोटी बच्ची महीने की रोज डेज बेबी थी, मैं तब से उसके कान में ललिता सहस्त्रनामम या ऐसा कुछ भी गुनगुनाती ही रहती थी। लेकिन आपने जो कहा वो नम्रता से कहा होगा कि एनर्जी जो है डजंट मीन इट इज़ इंटेलिजेंट, क्योंकि इनकी बच्ची को सिर्फ उम्र 15 साल की थी तब आईआईटी में प्रवेश मिला है। ये भी एक अलग रिकॉर्ड है, इतनी कम उम्र में आईआईटी में जाना। लेकिन अपने तीनों बच्चों को मैंने ऐसे सुना कि कभी स्कूल नहीं भेजा, क्यों? मतलब एजुकेशन सिस्टम पे विश्वास नहीं या और कुछ? नहीं, मैं इतनी काबिल नहीं थी कि उनको रोज स्कूल बिना रोए लेके जाऊं। तो मुझे बच्चे रोना नहीं चाहिए था, बच्चे रोना नहीं था। मैं आज भी किसी भी बच्चे को रोते नहीं देख सकती। मुझे ऐसा लगा कि जब बच्चे कई ऐसे कार्यक्रम करने के लिए या पार्टिसिपेट करने के लिए जब रोते नहीं है, जैसे खेलने के लिए रोते नहीं, मिट्टी से खेलने के लिए रोते नहीं, आटा नीचे गिराने के लिए रोते नहीं, उसको खराब करने के लिए रोते नहीं, चॉकलेट खाने के लिए रोते नहीं, तो स्कूल जाने के लिए क्यों रोते हैं बच्चे? कि कहीं ना कहीं एक माहौल उनके प्रकार नहीं बन रहा है। किसी को रुलाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी के मन को बहलाते हुए कराना सबसे मुश्किल बात है। अगर एक बच्चे को मन नहीं बहला सक रहे अपने सिस्टम से, तो कौन सा तीर मार लिए हम लोग? लेकिन फिर होम स्कूलिंग में कुछ अड़चने पैदा हुई होगी? अड़चने कहाँ नहीं है, जब हम स्कूल भिजाते नहीं है क्या? आप भिजाए हर दिन से शुरू हो जाते हैं वो
टीचर को बच्चे पे कंप्लेंट रहता, आया को बच्चे पे कंप्लेंट रहता, प्रिंसिपल को कंप्लेंट रहता, और ये सारे कंप्लेंट सुनने के लिए हमारे पास पेशेंस नहीं रहता। हम उनसे लड़ते, घर आके बच्चों को डांटते हैं। हम ये नहीं समझ पा रही ये सारे एक बिजनेस साइकोलॉजिकल वर्लपूल है जिसके अंदर हमको ढकेला जा रहा है। बच्चों से कंप्लेंट कैसा हो सकता है इस सिस्टम को बताइए, शर्म आनी चाहिए। बच्चों पे कंप्लेंट कैसा हो सकता है? इतने बड़े बड़े हैं वो लोग, बच्चों पे कैसे कंप्लेंट हो सकता है उनको? बच्चों को तो कंप्लेंट होना चाहिए उनके ऊपर। और टीचर्स क्यों कंप्लेंट करते? क्योंकि बच्चा घर आकर प्राइम्स हमको नहीं बता रहे, इसका आप सिक्योरिटी गार्ड बन रहे हो। पहली बार 2 महीने से मेरा बच्चा जा रहा है, उसकी बच्ची टिंकल टिंकल बोल रही है, मेरी बच्ची टिंकल टिंकल नहीं बोल रही है। क्या है ये कंपटीशन? आवर किड्स हैव बिकम आवर ईगो प्रॉब्लम, आई एम टेलिंग यू। बच्चे जन्म होते ही हमारा सोशल स्टेटस हो गया वो लोग। प्लीज छोड़ दीजिए उनको। श्लोक सिखाए आप, दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। यही तो मैं कहना चाहती हूँ। मैंने बच्चों को घर में पलकर बड़े कर मैंने इतना सोच कर नहीं कि मुझे एक ही बात तय करना था, मेरे बच्चे रोते स्कूल नहीं जा सकते, खत्म हो गया। नथिंग इज वर्थ देयर टीयर्स। मुझे लगा, मैं कोशिश करी थी मेरे बड़ी को भी जाकर, मैंने कोशिश की थी। बाहर निकली, मैं वहीं डरती थी कॉम्पाउंड वॉल के पास, और फिर से भाग के आती थी क्लास के अंदर। मैं बोली क्या है ये, घंटे से 1 2 3 बोल रही है, आगे ही नहीं जा रही है टीचर। मैं बोली क्यों? शायद टीचर को नहीं आता। बोले ठीक है। मैं आई यूज्ड टू बी वेरी वेरी कैजुअल विथ माई किड्स। आई रियली लव दैट, यू नो। मैं अक्सर सोचती थी मैं जल्दी नानी कब बच जाऊंगी, बिकॉज इट्स अ हेवन टू बी विथ बेबीज एंड किड्स। नथिंग मोर ब्यूटिफुल दैन दैट। आई वुड, अगर भगवान मुझे बोल दिया जी आज तुम्हें क्या चाहिए, मैं बोलती हूँ पूरे भारत देश के बच्चे मेरे सामने दे दो, ऐसा उनको बड़ा करते मेरे जीवन को सांस निकाल दूंगी मैं। होम स्कूलिंग का यश भी मिला है आपको, क्योंकि इनके 2 बच्चे IIT पास है और तीसरी अभी MBBS कर रही है। नहीं, मतलब हाँ? उसके लिए प्रिपेयर हो रही प्रिपेयर है। हो रही है। दूसरा जो है बड़ी का नाम लोपामुद्रा है, दूसरा का नाम रामकृष्ण परमहंसा है। तो अभी ये 4था साल में पढ़ रहा है, और छोटी का नाम मोदिनी है। तो बड़ी ऐसा 9 साल तक तो उसने ऐसा कई शिक्षण तो नहीं ली है, लेकिन क्या सीखे? 9 साल की उम्र तक खाना बनाती थी, झाड़ू मार सकती थी, वो रंगोली डाल सकती थी, षोडश उपचार कर सकती थी, तो माता रानी का ये सब करती थी। बट एज ऑफ 8 and 9 वो खुद जाकर खुद प्रसाद बनाकर आकर माता रानी का अनुष्ठान पूजा सब कर पाती थी वो। शी स्टूड एंड मेरे साथ तर्क जितना मुझे पता है बात करती थी। रामायण में ये क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, इसको क्या कहते हो, उसको क्यों। शी वॉज अलाउड टू क्वेश्चन एनीथिंग ऑन द अर्थ। उसके अलावा कभी कोई भी सवाल मेरे लिए गलत सवाल नहीं था। किड्स वर अलाउड टू क्वेश्चन एनीथिंग, दे कैन क्वेश्चन एनीथिंग, दे कैन। उन्होंने मेरे से सवाल ये भी कर सकते थे कि हाँ मुझे बताए ये डिसिप्लिन है तो आपने क्यों इसको तोड़ा है। उसका हर प्रकार का फ्रीडम छूटता बच्चों को कि वो मुझसे सवाल कर सकते थे कि आप क्यों ये डिसिप्लिन तोड़ा है जब आपने हमें ये सिखाया। बिकॉज ऑफ विच एक पर्सनैलिटी उनके अंदर डेवलप होना ही नहीं, मेरा भी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए मेरा बाप बैठे थे, 3 बाप बैठे थे वहाँ पे। क्योंकि जब तक आप स्वयं किसी का पालन नहीं करते हो, आपको किसी को समझाने का हक नहीं मिलता है। साथ ही में आपने ये सब जब चेन्नई में जाके शुरू किया बच्चों को पढ़ाना, होम स्कूलिंग, उसी के साथ आपका ध्यान सामाजिक कार्यों की ओर भी गया था। इसकी शुरुआत शायद ओल्ड हैदराबाद से हुई या बाद में? मैं चेन्नई जाकर प्रारंभ नहीं करी थी। चेन्नई में बड़ी बच्ची जब गई थी उसको हॉस्टल में रखना नहीं था, इसलिए बाकी के 2 वैसे तो होम स्कूल बच्चे ही थे, तो साथ ही लेकर मैं चेन्नई चले गई और अलग से घर लेकर बैठी थी। तो किसी को अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन छोटी है, लड़की है, तो वैसे तो शादी करके तो चली जाएगी। तो जब तक है मेरे पास बच्चे, मेरे साथ रहना चाहिए, मैं उनको देखना चाहिए, वो मुझे देखना चाहिए। मैं बहुत स्वार्थी थी, इसलिए मेरे पास पसंद है नहीं पसंद है माता अलग, वो एक उम्र आने के बाद अलग बात है, लेकिन उनको तय करना है कि अभी माँ हमको छोड़ दीजिए, तब तक मैं उनके साथ रहूँगी, ये मेरा निर्णय था। लेकिन जो समाज सेवा में कर रही थी वो मेरी बड़ी बेटी एक नाम लेकर, उनके नाम से है लोपामुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट। तो 18 साल हो गए वो लोपामुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट प्रारंभ कर।
क्योंकि मुझे लगा था ये माँ बनने से भी, इससे भी अधिक कोई ऐसा भाग्यशाली कोई हो ही नहीं सकते इस धरती पर। ये किसी को जन्म देना स्वयं ब्रह्मा बनना था। तो उस दायित्व को जो प्रकृति ने मुझे दिया है, मुझे लगा आज से लेकर, क्योंकि मैं माँ बनी बच्चों की, तो कई सारे बच्चों का संरक्षण करना दायित्व मुझसे जितना हो सके उतना करना था। तो वहाँ से मेरा सबसे पहला काम मैंने जो किया है, एक ट्रस्ट से रोड डिवाइडर के पास रेडियम बोर्ड्स बनाने का था। क्योंकि ये 18 साल पहले डिवाइडर्स तो थे, लेकिन डिवाइडर के प्रारंभ में वो रेडियम के बोर्ड्स नहीं थे, जिसकी वजह से बच्चे जो स्पीड बाइकिंग करते थे वो रात में लगकर कई ऐसे एक्सीडेंट्स होते थे। तो मेरे मन में एक ही था, अगर एक भी बोर्ड एक भी बच्चे को रोकेगा आधी रात को, तो घर वापस जाएगा जो माँ उसके लिए इंतजार कर रही है खाने के लिए। तो अगर एक भी बच्चा ऐसा मेरा ये बोर्ड के वजह से बचकर घर चले गया, वो माँ का खुशी मेरा खुशी एक ही था मेरे लिए। ऐसा समाज के प्रति, बच्चों के प्रति एक प्यार मुझ में एक यूनिवर्सल मदर के रूप में एक जागृत हो गया। उसके बाद आई वर्कड फॉर मेनी असाइलम्स, आई वर्कड फॉर मेंटली रिटार्डेड किड्स, अलग अलग प्रकार के जो ट्रिपलेट्स क्वाड्रिपलेट्स बच्चे होते थे गरीब लोगों को, उनके मेरा पति 5 साल तक 6 साल तक उनको पैसे जाते थे, क्योंकि इम्यून सिस्टम 5 साल तक हमको प्रोटेक्ट करना था। ऐसा ये वो ऐसा सोच विचार नहीं था। बच्चे जहाँ पे भी तकलीफ में है, मैं और मेरे पति वहाँ पे रेडी होते थे। आप कितना कर सकते नहीं कर सकते और अलग बात है, लेकिन उनके लिए हम थे। हमारे पीछे जो महाशक्ति वो हमारे पति है। मैं तो भी देख सकती हूँ, तो बिल्कुल ही नहीं देख सकते हैं किसी को रोते हुए। आपने पति जी का जिक्र किया, संदर्भ लिया, इसलिए पूछना चाहता हूँ, कुछ अलग सी बात हुई थी शादी के वक्त? हमने ऐसा सुना कि एडवर्टाइजमेंट देके फिर उसके बाद अलग सी बात मेरे हिसाब से एक ही थी। मैं उनसे एक ही बात कहना था, पूरा खर्चा उनको उठा के शादी करके लेके जाना था। मैंने बताया मेरे पिताजी 1 रुपए भी खर्चा नहीं करेंगे, अगर मंजूर है तो शादी करना था। उनको अच्छा लगा ये बात। अच्छा, जब मंगलसूत्र में 2 होते, एक पति के तरफ से एक पिता के तरफ से, पिता के तरफ के मंगलसूत्र छोड़कर सारे पति के खर्चे पे निकल गए मैं। क्योंकि अरे कहते हैं ना, लक्ष्मी घर लेके आ रहा, लक्ष्मी थोड़ी पैसे देकर घर आती है। लक्ष्मी आ रही है, लक्ष्मी के साथ खर्चा भी करके लक्ष्मी आ रही है। मुझे कोई लॉजिक समझ में नहीं आया। आपके पति तो मैं, हाँ जी, आईआईटी चेन्नई से है और मैकेनिकल इंजीनियर है। Yes. फिर ये विरिंची हॉस्पिटल और ये सब ये कैसे शुरू हुआ? हमारे ब्याह से पहले ही वो आईटी के स्वयं एक इंडस्ट्री शुरू कर दिए थे, उसको पब्लिक लिस्ट भी कर दिए थे। लेकिन उनका सोच विचार एक साइंटिस्ट के भांति रहता था। बच्चों को भी वो काफ़ी पढ़ाए, लेकिन कभी ऐसा पुस्तक के रूप में नहीं पढ़ाए। प्रैक्टिकल साइंस पढ़ाते थे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, सेंट्रीपिटल फोर्सेस, ये क्या होते हैं। तो वैसे बचपन से ही, जब से वो लोग थोड़े समझने की उम्र में आए थे, तब से वो ये सिखाने लग गए थे। सो ही इज़ ऑलवेज वेरी क्लोज टू नेचर एंड ही ऑलवेज बिलीव्ड दैट क्या फ़ायदा उस मानव जन्म का या साइंस या टेक्नोलॉजी का, जब आप एक स्वस्थ जीवन, एक स्वस्थ शरीर आप एक मनुष्य को दे नहीं पा रहे। तो उनका सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था एक्सपेंशन ऑफ लाइफ स्पैन। सो उनके पहले तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं कैसा इंसान का आयु को बढ़ा सकता हूँ, तो उनको लगा चलिए ड्रग डिस्कवरी में है, तो उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी का अध्ययन करने शुरू कर दिए हमारी शादी के बाद। ही गॉट इनटू एंटायर बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी कंपनी स्थापित करे। इनफैक्ट इंडिया के सबसे बहुत बड़ा एनिमल हाउस है हमारे पास। तो देन ही गॉट इनटू रिसर्च, देन ही थॉट ड्रग्स हैव टू बी टेस्टेड ऑन स्मॉल एनिमल्स। वहाँ रुके नहीं, फिर उनको लगा अरे इसके बाद ह्यूमन पे ट्रायल करना चाहिए, ह्यूमन पे ट्रायल करना चाहिए, खुद का एक हॉस्पिटल होना चाहिए। तो ऐसे आगे 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 उनका विचार इतना आगे हो गया कि ही इज़ ऑल्सो स्टार्टेड अ प्रोग्राम कॉल्ड राइट टू साइंस। और राइट टू साइंस का मतलब ये है कि हर इंसान को पूरे दुनिया में
कहीं पे भी प्रगति मेडिकल इंडस्ट्री में हो रही है तो उसको अपनी जगह बैठ के ही उसका अनुभव या उसका आस्वाद उनको करना चाहिए. सो दैट वाज हिज वे ऑफ अल्टीमेट थिंकिंग, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन. इसका मतलब है मैं 20 साल से मेरे शरीर में क्या हो रहा है उनका एक ही सोचता कि कैसा अस्पताल बनाना चाहिए जो एक बेड, एक मात्र बेड नहीं है, जो वहाँ पर उस समय पर एक अनारोग या एक ऐसे स्थिति को हल निकालता है, लेकिन वो बेड एक इंसान का 20 साल का इतिहास और चरित्र का रिकॉर्ड कर रहा है, जिसके वजह से आपको पता है एक सेल एक उम्र से लेकर एक उम्र तक किस प्रकार का प्रयाण कर रहा है, वो जानने के बाद उस व्यक्ति को उस सेल के हिसाब से आपको दवाई देना चाहिए. That's called personalized treatment, which he is more a scientist. इतना था उनके अंदर ये करने का एक प्रकार का ऊर्जा जो उनमें था. And I was always awestruck to that, like. हमेशा प्रवचनकार कहते हैं अध्यात्म और विज्ञान एक शरीर दो आंखें, वैसा ही आपका है. और वो कभी भगवान को मानते भी नहीं है. He always believes in स्वयं कृषि. अब उनको मायूस होते हुए मैंने आज तक एक बार नहीं देखा है. वो किसी के ऊपर इल्जाम डालते हुए मैंने आज तक नहीं देखा है. वो कभी भी किसी को भागीदार या किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराते हैं किसी भी फेलियर का. I have never seen him. At the same time, I have never seen him taking the pride or the greatness of achievement. स्थित प्रज्ञता जो बोलते हैं मैंने अक्सर उनके पास देखा है. इतना सारा कारोबार खड़ा करते वक्त सरकारी अधिकारियों के साथ कुछ होगा, कठिनाइयाँ आई होगी. वो कहते हैं ये दिस इज ऑल पार्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि हम सरकारी अधिकारियों के पास कभी गए नहीं, कभी बैठे नहीं, कभी बात नहीं करे, कभी डील्स कट नहीं करे. सरकार से हमने कभी लोन्स नहीं लिया, कोई लैंड नहीं लिया, कुछ नहीं लिया. इसलिए सरकार हमसे प्यार नहीं करती है. क्योंकि सरकार को अक्सर ये, क्योंकि जब से मेरे पति आए तो आईटी वाईटी में है तो किसी का नज़र नहीं पड़ा. हेल्थ इंडस्ट्री में आने के बाद मेरा पति बहुत शांत इंसान है तो अपने शांति मार्गम से चले रहते. अब जब से मैं एंट्री मारी है तब से प्रॉब्लम शुरू हो गया वहाँ पे. तब तक तो बड़ी अच्छी चल रही थी अस्पताल में. कोविड के टाइम पे किसी को ट्रीटमेंट करना नहीं था. मैं बोले ऐसा कैसा ट्रीटमेंट नहीं करते आप. मैं अपने खुद के हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को बोले मुझे आएगा कोविड, मैं तो वो नर हो गई. तब क्या आप वही समाधान दोगी मुझे कि मैं आपको टच नहीं कर सकता, आपको ट्रीटमेंट नहीं मैडम आपको कैसे बोल सकते हो, मुझे जब नहीं बोल सकते किसी और को भी नहीं बोल सकते आप. मैं बोली चलिए मैं आ रही हूँ. सो कोई चाहिए था कोविड के टाइम पर ये कहकर आगे बढ़कर ट्रीटमेंट करने के लिए. तो मैं बताइए कोविड के ट्रीटमेंट में हम पेशेंट के पास जाएंगे, क्योंकि तब ट्रीटमेंट कैसा चल रहा था, एक ग्लास रूम में चल रहा था. अगर आपको मालूम है वहाँ से एक माइक होता था, बाहर निकलता था साउंड और ग्लास के अंदर. मैं बोली ये क्या है, इससे बदतर तो कुछ है ही नहीं. मरना है तो ईश्वर ने लिखा हुआ होगा, जन्म देना है वो भी नहीं ईश्वर ने लिखा है. It was the first person to go to the COVID patient and pat on his shoulder and say we are there for you. तो मैंने एक रूल भी लगाया. एक पुलिस ऑफिसर जैसे हम उम्मीद करते हैं, जैसे एक सोल्जर से हम उम्मीद करते हैं, एक डॉक्टर से भी हम उम्मीद करते हैं कि वो दवाई हर उस पल में जाए और दे. हाँ, देयर इज अ सैक्रिफाइसिंग देयर इज देयर विद एवरी रोल. हम घर में किडनी ही अगर किसी का फेल हुआ है तो पहले किसके तरफ देखते हैं, पत्नी की तरफ ऐसे देखते हैं या माँ की तरफ ऐसे देखते हैं, और पति या पिताजी. दैट इज हाउ इट इज. अ डॉक्टर हैज टू टेक अप every medical emergency situation. There's no choice. It's a combination of everything. So हमारे यहाँ मैं एक रूल लगाई थी कि हाउसकीपिंग वाले एक बार जाके हेलो बोल के आना पेशेंट को, फूड F&B वाले एक बार जाकर हेलो बोल के आना, नर्स एक बार जाके आना, क्वालिटी वाले एक बार जाके आना, कंसल्टेंट एक बार जाके आना, ड्यूटी डॉक्टर एक बार जाके आना, मैं एक बार जाके आना. 7-8 बार हो गया. पेशेंट्स आर वेरी हैप्पी. दैट स्टार्टेड वर्किंग ऑन देम. So उनको लगा we are not abandoned. Then relatives started coming. उनके पास आके बैठने लगे. Ours was the only hospital where relatives was given a bed besides the patient. वाह. और एक भी पेशेंट के अटेंडेंट हमारे पास से कोविड से they didn't die. The attendant. And I had 1,500 employees. Touch wood.
1500 एम्प्लॉयज जो उस वक्त मेरे साथ काम करे 1.5 साल तक, none of the family members we lost, and all 1400 got COVID, but we didn't lose one family member of the entire employees families, ग्रेट। not even the employees, family members also. आज भी सुरक्षित है वो लोग वैसे ही। आपने सोल्जर की बात कही, एक तब हमारे लिए 2 बार निकाल दिए कोविड परमिशंस गवर्नमेंट वाले, निकाल दिए। निकाल दिए 2 बार निकाल दिए। क्यों? क्योंकि वो डर लग रहा था कि वार हॉस्पिटल वाज डूइंग द बेस्ट इन द मार्केट। तो उनको लगा इनको कैसे हटाना ये कुर्सी से। मुझे पहले कुर्सी से हटाना था उन लोगों को। 2 बार परमिशन COVID निकालने के बाद भी अपने काम शुरू रखा। तो दूसरी बार जब निकाल दिए तो तब भी मेरे बेटे का आईआईटी एग्जाम्स आ गए थे, तो मैंने चलो छोड़ो यार क्या लड़ते हैं। देन मैंने अपने पति को छोड़ दिया है। वो टाइम था जब मैं चेन्नई से वापस आ गई थी हैदराबाद। फिर बेटे का एग्जाम्स आया, मैंने सोचा छोड़ दिया, चलो इन लोगों को देखने दो। अब बहुत लड़ाई कर ली हमने, तो थोड़ी देर फिर माँ का रोल में फिर चले जाते हैं। अगेन वहाँ से कंटिन्यू हो गया। फिर बेटा का एग्जाम्स हुआ, उसके आईआईटी सीट आ गया था। फिर हम सब लोग इकट्ठा मिलकर चेन्नई चले गए थे। ये जो एक सोशल स्ट्रक्चर की आपने बात कही कि एक लोग रोज जाके पैटिंग कर रहे हैं, पेशेंट को ये कर रहे हैं, एक सोल्जर शब्द आपने यूज़ किया। मैंने कहीं एक आपका फोटोग्राफ देखा था जिसमें आप एनसीसी में कैडेट है ऐसा दिखाई देता है, और यू आर द बेस्ट शूटर एट दैट टाइम आई थिंक इन द एनसीसी। आज तक मतलब भारत में आई हैड बीन टू आरडी, सो वो लगाव I'm also an है। RD cadet. हाँ, तो एक बात ये पूछनी थी कि मैंने जहाँ जहाँ दुनिया में देखा, इजराइल हो, रशिया हो, यूएसए हो, कॉलेज स्टडीज़ के बाद देर इज़ अ कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज, चाहे जेंट्स हो लेडीज़ हो। हमारे यहाँ पे एनएसएस या फिर पीटी ये सारी चीज़ें रहते हैं 2 मार्क 3 मार्क के लिए, लेकिन ये कभी नहीं बोलते कि डिसिप्लिन के लिए एक बार मिलिट्री ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो इसके बारे में कभी कुछ सोच मन में आई थी? मेरे लिए या लोगों के लिए? पूरे देश में होना चाहिए कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग। आप देखिए, जिस राज्यों का नाम आपने लिया है वहाँ पे ये निर्णय राज्य के अधिकारी ले रहे हैं, माता पिता नहीं ले रहे। सो दिस इज समथिंग विच हैज़ टू कम फ्रॉम द सिस्टम से आना चाहिए, दिस मेकिंग इट अ कंपल्सरी। क्योंकि देश में कई प्रकार के लोग, कई प्रकार के संस्कृतियाँ, अलग अलग राष्ट्र से, जब हमारी देखिए मराठी है, कन्नड़ा है, तमिल है, तेलुगु है, वहाँ पर भी फिर और एक अलग अलग प्रांत होते हैं, डायलेक्ट्स होते हैं। तो वी आर डिवाइडेड इनटू सो मेनी वेराइटीज ऑफ थिंकिंग एंड प्रोसेसेस। तो एक डिसिप्लिन एक ऐसी माध्यम है जिसको एक ऊपरी क्षेत्र पे लेके आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने वाज रनिंग एन हॉस्पिटल, मैंने रूल लगा है कि सभी को जाकर पेशेंट के पास टच कर वहाँ बैठकर उसको तसल्ली देकर आना है। अगर आप बोलेंगे उनको निर्णय लेने के लिए, वो तो कभी निर्णय ले नहीं पाएंगे। लेकिन वो निर्णय मुझे लेना पड़ा, मुझे पहले जाना पड़ा, मुझे रोज करना पड़ा। सो वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड दैट इफ यू वांट डिसिप्लिन, द हेड ऑफ दिस सिस्टम शुड टेक। घर में पिताजी को लेना है निर्णय, स्कूल में प्रिंसिपल को लेना है निर्णय, एक क्षेत्र के अधिकारी को लेना है निर्णय, तब जाके ये एक सिस्टम में आएगा। इसलिए आप देखिए मिलिट्री आर्मर्ड फोर्सेस के फैमिलीज में वो बच्चों को ऑटोमेटिक ये सिस्टम आता है, क्योंकि द फादर इज इनटू द सिस्टम, किड्स ऑटोमेटिकली गेट दैट सिस्टम। सो if you are looking at a system to be implemented, a discipline at a micro level also, it has to be a macro decision. Being in politics now, related to this again, अग्निवीर के बारे में आप क्या सोच है आपकी? प्रधानमंत्री जी जब जब जो भी निर्णय उन्होंने लिया है, उन्होंने बहुत आगे सोच कर लिया है। जब भी उन्होंने कोई निर्णय लिया है, बहुत आगे सोचकर निर्णय लिया है। लेकिन उस निर्णय को माइक्रो लेवल पे लेके जाने वालों का ज़्यादा दायित्व रहता है, उसको किस प्रकार से उस सोच को आप समझने के लेवल पे लेके जाकर इंड्यूस करिए। फॉर एग्जाम्पल, घर में पिताजी एक रूल लगाते हैं, लेकिन उस रूल को बच्चों को ट्रांसलेट करने वाली माँ होती है। वैसे तो बच्चों को हर वक्त पिताजी सख्त दिखते हैं,
ये पुराने ज़माना, आज के ज़माने में पिताजी इज मोर सॉफ्ट एंड दे लुक, मदर्स आर स्ट्रिक्ट, रोल्स बदल गए, वो अलग बात है। लेकिन पुराने ज़माने में जो हमारे पिताजी, नाना जी, दादाजी के टाइम पे वो लोग एक रूल ले करते हैं, लेकिन वो रूल को मिसअंडरस्टैंड ना हो, मदर यूज्ड टू ट्रांसलेट इट टू दी चिल्ड्रन। सो प्राइम मिनिस्टर इज लाइक दैट फादर ऑफ द सिस्टम। जब वो एक निर्णय लेते हैं, वो निर्णय को किस प्रकार से हम समाज में लेके आते हैं, इसका एक प्रोसेस शायद शुड हैव बीन डन इन अ मोर educated manner, that you have to slowly induce into the system, into youngsters, ki what is his vision behind it. First, the vision has to get into the people. Vision has to slowly get into the people. Then the acceptance will be easy. Okay. Coming to your constituency. For example, I'll tell you one. प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास नारा लेके आए। मैंने जितना उसका मैंने पूर्ण तरीके से एंटायर 2 महीने में उसको मैं समझकर लोगों तक लेके गई थी। आई वॉज अ पर्सन टू कंप्लीटली यूटिलाइज दैट, बिकॉज फॉर मी आई फेल्ट इट इज लाइक अ वेद मंत्र, सबका साथ सबका विकास। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एट हिज लेवल ही कैन ओनली गिव स्टेटमेंट्स। You stick to 2 only, so third हुआ नहीं, ऐसा कहना है, सबका विश्वास। नहीं, वो नहीं कह रही मैं, द होल थिंग, सबका विश्वास सबका प्रयास, द होल सेट जो मैं कह रही हूँ। तो या दिस इज बिकम मोर रेप्यूटेड, सबका साथ सबका विकास, दैट्स हाउ इट गॉन मोर रेप्यूटेड। विश्वास और ऑल द 4 आई वांट टू से विकास, बट इसको ग्रास रूट लेवल पर हमको यूज करना चाहिए ना, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में। दैट इज व्हेन इट गेट्स इम्बाइब्ड इनटू योर माइंड, दैट इज इम्पॉर्टेंट। हम महाभारत पढ़ना अलग बात है, गीता पढ़ना अलग बात है, उसको वेरी टेक्निकली प्रेजेंट करना अलग बात है, आम इंसान को समझ में आया जैसा प्रैक्टिकल लेवल पे उसको लेके जाना अलग बात है। आज भी गीता क्या करते हैं लोग, मंदिरों में पढ़ते हैं ना, कर्मवाद मंदिर में पढ़ा, मंदिर में पढ़ते हैं, सन्यासी पढ़ाते हैं, लेकिन लोग भूल जा रहे कि गीता का पढ़ाना ना सन्यासी ने किया है ना सन्यासी ने सुना है। एक राजा ने बोला है, दूसरा राजा ने सुना है, और युद्ध रंग में। So it is such a materialistic world's philosophy. How should be a king and how should a king behave? I would say it's a pure guide for politics. लेकिन वहाँ तो थोड़ी सीख रहे लोग। इसको तो हमने एक सन्यासी का जीवन के लिए एक माध्यम बना लिया है ना। जो सन्यास ले लेते हैं वो पहले भगवत गीता पढ़ाते हैं, ऐसा एक सिचुएशन हो गया दिमाग में। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में एक अलग सवाल और फिर बाकी पॉलिटिकल लाइफ की तरफ आऊँगा। मैं जब बहुत पुरानी बात है कि रामोजी फिल्म सिटी शुरू हुई थी और मराठी वगैरह चैनल शुरू हुए थे, उस वक्त मैंने देखा था बिल क्लिंटन जी भारत में आने वाले थे। 16 हेलीकॉप्टर के हेलीपैड दिल्ली में भी नहीं थे, वो रामोजी राव ने बनाए और वहाँ पर, और उसके बाद तब के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी ने बहुत सारे कंप्यूटर्स लाकर हैदराबाद को एक पूरा आईटी सिटी बना लिया था। और इतने साल हो गए, आईटी में हैदराबाद का नाम इतना बड़ा है, फिर भी बेरोजगारी, गरीबी, एक पूरा ओल्ड हैदराबाद आज भी उसी स्थिति में दिखाई देता है। क्या वजह है इसकी? क्योंकि अगर वो तरक्की में आ जाएगा तो जो जीत रहा वो नहीं जीतेगा, उसको जिताना है, उसको जीतना है, नहीं कह रही हूं मैं, उसको जिताना है। आपका मतलब जानबूझकर उनको ऐसे रखा गया? तो नहीं तो क्या दिक्कत रहने चाहिए? 40 फीट के बाद में जब तरक्की हो रही है, 40 फीट के बाद के कॉन्स्टिट्यूएंसी में तरक्की नहीं हो रही है, तो जब तक आपके पास फायदा नहीं है तो आप क्यों कुछ रोकते हो? कुछ करने के लिए भी इंसान को फायदा होना चाहिए, कुछ रोकने के लिए भी तो इंसान को फायदा होना चाहिए। ये मैं मानती हूँ। बिना फायदा का तो इंसान कुछ करता नहीं, तो शायद रोकने में भी उनके फायदा है। पॉलिटिकल करियर के बारे में पूछना चाहूँगा कि जैसे आमतौर पर दिखा जाता है कि कोई कॉरपोरेटर बनता है, फिर एमएलए बनता है, फिर एमपी। आप तो सीधा एमपी के इलेक्शन में आपका नाम आ गया, तो क्या वजह थी कि आपने अचानक राजनीति में प्रवेश किया? मैंने ऐसा कोई मुहूर्त तो नहीं निकाला मैंने।
7-8 साल पहले, जैसे मैं कह रही थी कि 18 सालों से जो मैं सोशल सर्विस काम कर रही थी, तो 8 साल पहले मेरे ससुर जी मुझे आरएसएस को परिचय कराए थे। मैं फ्रैंकली बताती हूँ, तब मेरा सोच विचार ऐसा था कि आरएसएस वाले आए थे, बड़े लोग आए थे मेरे घर, जो प्रचारक थे। तो उनको देखकर तो एक मुझे बहुत अच्छा लगता था, उनका जो झोला, जो बैग था, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो पुराने जर्नलिस्ट स्टाइल का था। हाँ, मैं आज भी खरीद के कभी कभी ऐसा पहन लेती हूँ। अच्छा। शबनम बैग कहते हैं। हाँ, तो आई रियली लाइक दैट काइंड ऑफ अ झोला, इट्स रियली वेरी नाइस, इट सिग्नेचर, एक सिग्नेचर स्टाइल है वो। और बाद में वो ब्रह्मचारी है, ये भी मैंने जान लिया है। मुझे लगा अरे कितना एक डिसीजन पावर होना चाहिए कि इंसान में, कि अपने आप को देश के लिए ऐसा छोड़कर, वो सिंपल चप्पल पहनकर कहीं पे भी जाओ, इस देश के बारे में सोचो, और आपका नाम कहीं बाहर नहीं आएगा, आपको कोई तरक्की होता नहीं पता है। क्योंकि आरएसएस के जो टर्मिनोलॉजीज रहते हैं आम जनता को तो याद भी नहीं हो सकता, आप 1000 बार बोलिए फिर भी हम लोग प्रचारक तक आज तो प्रचारक तभी आ गया मुझे, नहीं तो उसके ऊपर कई ऐसे डिविजन्स होते हैं, तो आम जनता को उसके बारे में भी नहीं मालूम। मैं भी महाराष्ट्र में था, बिकॉज महाराष्ट्र इज अ गढ़ फॉर आरएसएस, सो मे बी आप लोगों को मालूम होता होंगे। इफ यू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ दी कंट्री इट्स डिफिकल्ट, नॉट एवरीबडी विल नो दीज थिंग्स। अभी तो मॉडर्न वर्ल्ड में तो किसी को मालूम भी नहीं रहता, दे ओनली नो आरएसएस। सो व्हाट इज इट, क्या है उनके अंदर इतना भक्ति जो ये लोग ये काम करते। तो मैं ऐसा अक्सर उनसे बात करती रहती थी। तो उस वक्त हमारे हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लीडर मैं ही थी। वो भी आपने ही किया? मैंने किया वो भी, क्योंकि मुझे बाहर कॉन्ट्रैक्ट्स पे देना नहीं था, मुझे एम्प्लॉयमेंट तैयार करना था, और मुझे से कम दाम में ट्रांसपेरेंट कंस्ट्रक्शन करना था। सो मैं ही लेबर कॉन्ट्रैक्टर थी, मैं ही इंटीरियर डिज़ाइनर कॉन्ट्रैक्टर थी, सब कॉन्ट्रैक्टर मैं ही थी वहाँ पर। देन आई डिप्लॉयड सम 40 यंग आर्किटेक्ट्स। तो मिट्टी में उनके साथ बैठती थी, खाना लेबर के साथ खाती थी। तो टाइम हो गया, लाइट चले गया, बोलते थे मैडम लाइट चले गया, अभी हम दीवार के लिए लाइनिंग नहीं कर सकते। तो क्या हुआ, पूरे टॉर्च लाइट्स को डालकर हम लोग लाइन मारकर कट करते थे दीवार के लिए। तो राजी नहीं होती थी मैं, नो वे, नथिंग कैन स्टॉप टू फिनिश योर वर्क। जो डे में हम लोग तय करें काम खत्म करना, वो खत्म होना ही चाहिए। तो ये लोग आके जाके देखते रहते थे मुझे। आरएसएस के जो 2 मेरे ससुर जी ने सौंपे थे, वो 2 जय विजय जो कहना चाहिए हम, हाँ। विष्णु जी के वो वैकुंठ में जय विजय के जैसे, दे हॉन्टेड मी। कुछ भी हो जाए, दे डिसाइड दिस लेडी हैज टू एंटर इनटू आरएसएस। ओके। देन स्लोली आई एंटर्ड, कन्विंस कर लिए वो मुझे, मेरे से जिद्दी निकले वो दोनों। देन दे सेड यू शुड टॉक, देन आई स्टार्टेड टॉकिंग, बिकॉज आई यूजुअली लव, यू नो, बिकॉज आई बीन टीचर, 25-30 साल में टीचर रह चुकी हूँ। स्कूल में? When I was in 10th class, I used to teach 7th class, 6th class students. वहाँ से मेरे टीचर, मेरे खुद के स्कूल के स्टूडेंट्स को मैं सिखाती थी, जाके मेरे प्रिंसिपल से लड़ती थी, पहले देख के आपके 6वीं कक्षा में टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रही है। So my school had problems with me. I was like a problem maker right from my childhood. मेरे पिताजी को बहुत कम था तनख्वाह, तो प्राइवेट, मुझे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना था। पिताजी को गिल्ट फीलिंग था, नहीं पढ़ाना था, तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे थे मुझे। तो मैं बताइए, आप प्रिंसिपल से जाके डील कट करो कि कम मेरा फीस कर दे या लेके जाके मुझे गवर्नमेंट स्कूल में डाल दो, लेकिन आप ये फीस नहीं भरेंगे। सो शी हैज़ गिवन मी 50% कंसेशन। ओके। क्योंकि उनको मुझे चाहिए था मुझे, एंड 50% कंसेशन देने के बाद माई फादर वॉज ओके टू पे। तो कभी लेट हो जाता था फीस, तो बेंच पे खड़ा करते थे जो फीस नहीं भरते थे। आई थिंक आपके बहुत सारे लाइफ में होता था ना कि बेंच पे खड़ा कर देते। बिल्कुल। तो मुझे कतई शर्म नहीं होती थी। आई यूज्ड टू फील वेरी प्राउड, पूरे क्लास में देख के मेरे पिताजी फीस पे नहीं कर सकते, वो सच्चा ही है ना। डर के बहुत मजा आता था मुझे। दैट्स द ट्रूथ आई वुड वांट टू एक्सेप्ट विद प्राइड। लेकिन 3 दिन के बाद मेरे पिताजी मेरे हाथ देते थे फीस पे करने के लिए। मैं जाके फीस पे करने के बाद बिल लेके जाकर मैं एक बार ऐसा प्रिंसिपल के सामने रख के बोली, मैडम फीस पे कर दी मैंने। वेरी गुड बेटा, लेकिन मैं बेंच पे खड़ी हुई ना, वो वापस दे दो पूछी में। अपमान को वापस करिए बोली मैं। मुझे नहीं लगा, अलग बात है। मैं तब उनको बताई, आप जब बच्चे को ठहरा करते हो, आपको यहाँ मार रहे हो उसको, 3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद तो फीस मिल जाएगा,
लेकिन जो बेंच पे खड़े होने का जो तकलीफ एक स्टूडेंट को होती है, एक बच्चे को होती है, वो तो आप वापस नहीं कर सकते हो. व्हाट इज लाइफ ऑल सडन अ डील? नो राइट. तब से मेरे मैडम ने निकाल दिया, किसी भी बच्चे को बेंच पे खड़ा नहीं करना चाहिए. So I was a rebellious person on a different angle. ऐसे कि मैं झगड़ा तो नहीं करती थी, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करती थी. तो हम बात कर रहे थे प्रचारक, और उन्होंने आपको संघ से. तो इस प्रकार में आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन डिबेट. वो एक किस्म का था कि सच्चाई को बताना और गलती का एहसास दिलाना और समझना. दिस वॉज माई स्टाइल ऑफ वर्किंग. सो दे न्यू व्हेन आई यूज्ड टू टॉक टू देम, दे नो, उनको पता था कि मैं कैसे बात कर रही हूँ. तो उन लोग मुझे डालने लगे. किसको? बच्चों को, कॉलेज स्टूडेंट्स को. मैं जहाँ पे भी जाती थी, मैं जो भी बात करती थी, वापस आते मेरे हंड्रेड्स फॉलोअर्स बनते थे. So that's how it slowly I got into old city activities. ओके. तो क्योंकि वहाँ पे भी कॉलेजेस रहते थे, तो वहाँ से कोई ओल्ड सिटी के एक मुसलमान बच्चा जो NGO चलाता था, who was indirectly connected to RSS. So a very peculiar life I had. तो वो बच्चा आया, बोला दीदी हमारा स्थिति ये है कि अगर RSS नहीं होता तो हम कुछ नहीं कर पाते इधर. ओह. हाँ, मुसलमान तो हम किसी के पास जाके बोल नहीं सकते. मैं बोला आपका मसीहा है ना. तब तक मेरा ये आइडिया था कि वो उन लोगों को हेल्प कर रहा था होगा. बिकॉज आई वाज आल्सो अनअवेयर. शादी हो गया, मैं बाहर निकल गई आफ्टर 25 years. Was he pasmanda? He hates pasmanda because he's never a pasmanda. No. I was asking about the guy who came to नहीं you. नहीं वो पसमंदा नहीं है. मुझे लगता है वे बैक कई सालों पहले कन्वर्टेड ही है मुस्लिम. बिकॉज मोस्ट ऑफ इन इंडिया आर ओनली कन्वर्टेड मुस्लिम्स, विच इट टेक्स वेरी हार्ड फॉर देम टू एक्सेप्ट, बट दे आर ऑल कन्वर्टेड मुस्लिम्स ओनली. इंजीनियर है वो, बीटेक इंजीनियर है. अच्छा. He left his engineering in Bangalore and came to work for the betterment of Muslims. So he got associated with RSS. He found in a very, RSS had a very subtle way of, उनको लगा, look at the whole tragedy. हम लोग RSS को इतना राइट विंग बोल के लड़ते, वो लड़के को लगा RSS दुख सुनता है, दर्द सुनता है, मदद करता है, कोई भी आने दो उसके सामने. अच्छा. That's exactly what truth I have seen. Many of them wouldn't have seen this. God has given me those glimpses. I'm very fortunate for that. तो जो वो मुझसे अटैच हो गया, तो मैं उसके साथ ओल्ड सिटी के छोटे छोटे मदरसा में हेल्प करना, बच्चों को जाकर समझाना, उनको लेक्चर्स देना, छोटे छोटे बच्चों को भी, और उनके गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे तो उनको बुक्स का मदद करना. वैसा एक 8 साल में काम करती आई. देन आई हैड अ पिक्चर दैट इनका भी कोई मदद नहीं हो रहा वहाँ पर, इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पर. दैट्स अ फैक्ट एक्चुअली. Those poor, uneducated, downtrodden, aggressive and recessive Muslims are being used for political benefit, for religious sustainability benefits. What is their fear? उनका डर क्या है? उनका डर एक ही है कि हम मारने दो, पीटने दो, हमारा बात नहीं सुनने दो, ये भी मुसलमान, मैं भी मुसलमान, निकल गया तो मैं अकेले पड़ जाऊंगा. अच्छा. आई विल बी आउट ऑफ दी बाकी का क्राउड. मेरा रक्षा कौन करेगा? ही नोस कहीं हिंदू अच्छा ही है, लेकिन हिंदू के बारे में गलत तो बोल रहे हैं ना वो लोग. तो जो भी बोल रहे कि हिंदू तुमको निकाल देगा, फेंक देगा, कहीं डाल देगा, बीजेपी कहीं तुमको डाल देगा, उसको ट्रायल एंड एरर टेस्ट करने का हिम्मत नहीं है उनके पास, क्योंकि फिर बिरादरी में नहीं आने दिए तो ऐसा आगे भी जाओ कुआं, पीछे भी जाओ कुआं. ये साइकोलॉजिकल रख दिए वो लोगों को फॉर सर्टेन अमाउंट. एक अनदर वो लोग हैं जिनको ये पाल कर पोसते रहते, बड़े करते रहते हैं, जो वो भी पढ़े लिखे उतने नहीं रहते हैं, वो भी गरीब परिवारों में से रहते हैं, पसमंदा रहते हैं, लेकिन जवान बच्चों को एक चंद को उठाकर इनको पाल पोस कर बड़े करते रहते हैं. एक 500,000 लोग रहते हैं लोग पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में. ज़्यादा नहीं रहता इनका नंबर, मे बी 1,000 डॉट. लेकिन जहाँ पे भी देखो वो मौजूद होते हैं वहाँ पर. तो हम लोग समझते हैं हर जगह इतने लोग हैं, हर जगह इतने लोग नहीं रहते वो लोग. अच्छा. सो आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दिस होल थिंग. आपने बहुत सारे पसमंदा लोगों में भी काम किया. स्त्रियों में. हाँ, खासकर महिलाओं में. ओनली महिलाओं में. हाँ. आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट. आर यू श्योर दे टर्न्ड आउट इन वोटिंग विथ यू?
Did Bhishma turn out for Draupadi? हम सबको एक बात जानना है, irrespective of religion, a woman is the easiest mode to be suppressed. In their religion, they are suppressing their style. In our religion, we are disrespecting in our style. That's the reason I have sympathy for women irrespective of religion. Whether she comes, whether she doesn't come. I wish she should be happy wherever she is. हैदराबाद की अगर Maybe she would have tried. Maybe she was not led to try. We don't know. जो नहीं मालूम है मैं उसके बारे में कमेंट नहीं करना चाह रही. Only about women. I don't want to comment. All said and done, she is my fraternity. पहली बार आप चुनाव में आई थी, मतलब कोई राजनीति का ऐसा अनुभव नहीं था कि आप कैडर बेस उसमें से आई हो. कौन सी चुनौतियां थी आपके हिसाब में? राजनीति के जैसा अनुभव नहीं थी, लेकिन स्कूल में राजनीति है, परिवारों में राजनीति है, फ्रेंड्स में राजनीति है, कॉलेजेस में राजनीति है, व्यापार में राजनीति है, सड़क पे राजनीति है. कहाँ राजनीति नहीं है बताइए आप? राजनीति का जड़ इंसान है. हम उसको एक अलग बना दिए हैं समझकर राजनीतिज्ञ. राजनीति कहाँ नहीं है राजनीति. वो राजनीति मेरा पाठशाला है जो मैं बचपन से आज तक देखते आई हूँ. वैसे तो सोशल मीडिया या और जगह पे जब दिखाई दिया आपका प्रचार शुरू हुआ तो उससे पता चला कि आप राजनीति से बहुत अच्छी तरह से मुखारिब है. जो तीर आपने मारा था ना जो तीर मैंने उस दिन मारी थी, एक स्वेच्छा हिंदुत्ववादी ने एक तीर मारी है. वो मेरा हक था. मेरा भारत भूमि पर 1000 बार मारूंगी तीर. जो जिसको जो करना है करने दीजिए. मैं एक बात मानती हूं और आज ही नहीं आखिरी सांस तक मैं मानते रहूंगी. मेरा हिंदू बनने का स्वेच्छा किसी में नहीं है खींचने के लिए. मैं खींचने नहीं दूंगी. किसी को इतना शक्ति मैं नहीं दूंगी. ये मेरा देश है. मुझे जैसा एक हिंदू बनकर जीना है मैं रहूंगी. हाँ, मैं किसी को ठोस नहीं पहुंचाऊंगी. दूसरे मजहब का मैं अपमान नहीं करूंगी. लेकिन मेरे प्रति मेरा स्वेच्छा को रोकने का हक किसी को नहीं है. ये मेरा फंडामेंटल राइट मुझे दे रहा है. ये मैं इससे जीऊंगी. ये मेरा हक है. वो तो पता चलता है क्योंकि वो पूना में जिसे नाचनी की भाकरी कहते हैं, वो हसन हुसैन नाम से जुलूस निकलता है. ऐसा हैदराबाद के जुलूस के बारे में तो सब लोगों ने सुना है कि इतना बड़ा निकलता है कि हिंदू औरतें बच्चे कोई उस दिन बाहर भी नहीं निकलता हैदराबाद में, जब ये इतना बड़ा लाखों लोगों का जुलूस निकलता है. लेकिन आपने शेरनी की तरह वहाँ जाके हाथ में इतने बड़े रुद्राक्ष पहन के उन लोगों को बांटा था और उन लोगों ने लिया भी था कुछ. तो जो जुलूस कर रहे हैं वो भी तो भारतीय तो है ना. कौन से अलग इंसान है वो लोग? अपनों के बीच में जाने के लिए कौन सी परमिशन, कौन सी डर? लेकिन आप तो भस्म वगैरह लगा के गई. हाँ, तो ये मेरा धर्म है, वो उनका धर्म है. कौन सी बड़ी बात है उसमें? उनको भी आने बनिए बोलिए. हमारे भी त्योहार में आने के लिए बोलिए. टोपी रखकर, शेरवानी पहनकर, छोटे पैंट पहनकर, अपने तगड़ा अपने स्टाइल, कट्टर स्टाइल में आने के लिए बोलिए. दीपावली मनाएंगे, आने के लिए बोलिए. दसरा मनाएंगे, आने के लिए बोलिए. गणेश महोत्सव मनाएंगे, आने के लिए बोलिए. लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं है कभी. वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, उनका प्रॉब्लम है. मुझे न्योता मिला है अपने शिया भाइयों से, मैंने गई थी. तो ये एक ऐसा हिम्मत होना चाहिए अपने देश के अंदर कहीं पे भी घुसने के लिए. वो मेरा देश है. मेरे देश के मेरे अपने भाइयों ने मुझे न्योता दी है. किस बात का झिझक? मैं गई बस. लेकिन हैदराबाद की परिस्थिति ऐसी है कि ऐसे उत्सवों को, मतलब धार्मिक त्योहारों को बाद में राजनीति में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है. और अगर आप ऐसे माहौल में
हिंदू वेश में भस्म लगाकर रुद्राक्ष की मालाएं पहनकर गई, एआईएमआईएम का क्या होगा? क्या होगा? खत्म हो जाएगा। उस बात को वो लोग आज तक नहीं निकाले बाहर। कभी आपने उस पार्टी वालों को इस जुलूस में मेरा जाने वाले बारे में बात कभी आपने सुना है उनके मुंह से निकलते हुए? इसका पब्लिसिटी कहीं नहीं सुना, क्योंकि उसको स्वयं डर है कि ये जब हो जाएगा ना तो हिंदू मुसलमान में बीच में भाईचारा आ जाएगी। डर है, इसलिए वो लोग कभी टॉपिक उठा ही नहीं। इसका मतलब है वो स्वयं जो ये ग्राउंड लेवल पर हिंदू मुसलमान के बीच में क्या है ये अलग बात है। ये कभी इन दोनों के बीच में एक अच्छा भाईचारापन, सबका साथ सबका विकास लेके आना नहीं चाहते हैं। इसी में उनका भविष्य है, इसी में उनका आज का धंधा है। उनको डर है कहीं मैं ये भाईचारा लेके आ जाऊंगी। चुनाव के वक्त आपने कहा था कि उनके पास लगभग, आपने वो निकाला था लिस्ट की, 1,60,000 ऐसे वोट्स है जो दोगले है, खोटे है, और कहीं उनके नाम भी है। 1,60,000 6 लाख है, वही तो समझ में नहीं आया। 1,50,000 से ज्यादा अपने हिंदू और चंद मुसलमान जो वोट डालने के लिए शायद इंटरेस्टेड थे, इनके डिलीट किया गया है। अच्छा, 1,50,000 से ज्यादा जो आप फर्जी वोट ये डिलीट हुए बोलकर एक बात सुनिए थे ना, उसमें अपनों का ही वोट्स डिलीट हुए, जिसमें चंद मुसलमान भी थे जो वोट डालना चाह रहे थे। वेरी इंटरेस्टिंगली दे हैव पिक्ड एंड चोजन Muslims or maybe women who wanted to vote. I think they have done a meticulous, अरे शाबाशी देनी पड़ेगी जिस लेवल से वो लोग चुन कर निकाल दिए वोट। अच्छा, जो हमको डाल सकते थे। रिजल्ट के बाद आपने एक जगह पे बताया था कि एक सीक्रेट है जिसकी वजह से मैं हारी, जो दोपहर 3 से रात 9 के बीच हुआ था, और जल्द ही आपके सामने ले आऊंगे। वो गुत्थी सुलझ गई है, क्या है? नहीं, सीक्रेट पता नहीं वो कौन से दिन बताई थी वो सीक्रेट के बारे में। एएनआई के इंटरव्यू में आपने रिजल्ट आने के बाद बोला था कि दोपहर 3 से रात 9 बजे के बीच में जो हो गया वो सीक्रेट में जल्दी खोलने वाली हो। अच्छा वो सीक्रेट का मतलब था कि उसमें एक बात बताती उसके अंदर से। 2023 असेंबली इलेक्शन से लेकर 2024 असेंबली इलेक्शंस के अंदर आप बताइए एक पोलिंग बूथ में कितने वोट्स ऐड हो सकते हैं? मैक्सिमम एक पोलिंग बूथ के अंदर कितने ऐड हो सकते हैं? मे बी इन थाउजेंड्स ओनली। इन वन पोलिंग बूथ, एक पोलिंग बूथ जिनको अगर किसी को भी ज्ञात है एक पोलिंग बूथ के ऊपर, exactly, because she's an IAS officer, has given the right answer. Not more than 20 votes. चंद्रायन गुट्टा बूथ नंबर 120, 800 वोट्स बढ़ गए मुसलमान के। 23 दिसंबर से लेकर 2024 अप्रैल के अंदर 800 वोट्स, 1100 से लेकर 2000 हो गए वहां पे वोट्स पोलिंग बूथ में। अच्छा, This is the level of work now we are doing about every polling booth now. और सीक्रेट ये है, जीत और हार के बाद 5 साल नहीं है, जीत और हार के बाद हर मिनट है मेरे पास। कई लोग मेरे से बोले दीदी कोई टेंशन मत लेना, आप हार के भी जीते हैं, अभी और 5 साल में ना आप जीत जाओगे। क्यों 5 साल बैठूं मैं? क्यों बैठूं मैं 5 साल? अन्याय आज हुआ है, इसके फिर 5 साल में मेहनत करूंगी? बेवकूफ हूं क्या मैं? Why are we accepting it? हर उस कॉन्स्टिट्युएंसी में जहां पर अन्याय हुआ है, रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो होने दीजिए, दैट्स पार्ट ऑफ द सिस्टम, बट व्हाई शुड वी एक्सेप्ट इट? Why should we not dig again what has happened in every booth and present it to the court and present it to the Election Commission of India? एक्शन होगी। फल किसके बारे में क्यों सोच रहे हैं आप? भगवद गीता भूल गए? मैडम जी यहीं पे है, फिर उन लोग क्लास ले लेंगे।
फल की अपेक्षा क्यों कर रहे हैं हम? हमारा कर्तव्य है अपना काम करते चले जाना। 120 करोड़ अगर इस भारत देश में हर अपने पोलिंग बूथ का आवाज उठाएगा, क्या जिम्मेदारी से प्रधानमंत्री का आवाज उठाने के लिए हम क्या घर में बैठ कर मच्छर मारेंगे? क्यों हमारा वोट नहीं है उसके अंदर? क्या इस वोट का शक्ति नहीं है? इस वोट के बारे में बदले में न्याय पूछने का हक नहीं है अपन को? तो क्यों खामोश बैठे हैं हम लोग? आपने जिक्र किया कि मैं महिला हूं, धर्म से परे जो भी महिला कठिनाइयों का सामना करती है मैं उसके लिए खड़ी रहती हूँ, मेरे काम की है करके। लेकिन अभी के रिजल्ट्स के बाद यूपी में हमने ऐसे सुना, मतलब सोशल मीडिया पे चल रहा था कि पंतप्रधान आवास में घर मिले, राशन कार्ड मिला, फोकट का राशन मिला, ज्योति के अंदर उनको गैस मिला, सब कुछ मिला। फिर भी हमारा धर्म छोड़कर हम हिंदुत्ववादी लोगों को वोट नहीं देंगे। तो आप पसमानदा मुस्लिमों में काम करती है, डू यू बिलीव कि कभी उनका मन चेंज होगा और अपने तरफ उनका वोट आएगा? गरीबी सबसे बड़ी दुश्मन है, स्वयं के लिए भी समाज के लिए भी। एक खाली पेट जो है एंटी सोशल एलिमेंट्स को क्रिएट करता है। वोट से भी ज्यादा हमारा कर्तव्य है देश के प्रति एंटी सोशल एलिमेंट्स पैदा ना हो। 120 करोड़ हिंदू वोट डाले तो, ये लोग डाले तो क्या फर्क पड़ता है, लोग नहीं डाले तो क्या फर्क पड़ता अपन को? कभी डालते नहीं ना हमारे लोग इकट्ठा कर। तो पहले उस पे काम करेंगे ना। घर में जो है अपने पास, पहले उसको समझते हैं क्यों हम उससे फल नहीं ला पा रहे, खेत क्यों नहीं उग रही, यहाँ पर कहाँ गलती कर रहे हम। उनको गरीबी में नहीं छोड़ना, इसलिए क्योंकि उस गरीबी से गलत काम करने वाले ऊर्जा बाहर निकलेगी। वो भी हमारा जिम्मेदारी है। लेकिन हमारा सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये भी है कि इतने समझने के बाद भी हम क्यों आगे बढ़कर वोट नहीं डाले हैं। मैं कहती हूं पहले इस पे होमवर्क करते हैं ना। अपने वोट 100% पहले। यस, ताकि अगर मैं मैथमेटिशियन हूं, मैं नौकरी मैथमेटिक्स में ढूंढना चाहिए, मैं पहले ये बंद कर नया ही जर्मनी और फ्रेंच सीखने की क्यों कोशिश कर रही हूँ? क्योंकि उसके कहीं पे अपॉर्चुनिटीज हैं बोलकर। सिर्फ मन में एक सवाल है, आपने जो कहा, इसलिए शायद ऐसा तो नहीं हुआ कि मोदी जी ने पहले ही कह दिया 400 पार, तो लोग घर में बैठ गए अब तो 400 पार होने ही वाले हैं करके, इसलिए बाहर नहीं निकले? मैं ये बात नहीं मानूंगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हिंदुत्ववादी और बहुत सारे ऐसे देशभक्त थे, उनको 400 पार ने ऊर्जा दिया है। लेकिन जिनके अंदर ये 400 पार का गलत मतलब लेके निकले हैं लोग, उनको इफेक्ट हुआ है, क्योंकि वो लोगों को 400 पार मुद्दा समझने के लिए लोकल लेवल पे काम करना था, उनको ये बात समझाने के लिए। देश 5 उंगलियों का जैसा है भैया, पे हर किस्म के लोग रहते हैं। तो हम सिर्फ मोदी जी के एक एनर्जी, एक ऊर्जा लेकर जाना ही नहीं है, उनके बात लेकर। हम एक वोटर के बारे में बोल रहे हैं, शायद वो घर में बैठ गया, नहीं, मेरा ही क्षेत्र देखिए, ऐसा कई नए वोटर्स बाहर निकल के वोट डाले थे। लेकिन व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज, हमको सारे कार्यकर्ता और हम सब लोग, क्योंकि मैं उनसे जुड़ रही हूँ, मुझे लगता है, ये मेरा नया सोच है कि जिस प्रकार से नए एक प्रकार के हम स्टेटमेंट्स होने दीजिए, प्रोग्राम्स होने दीजिए, एक वर्कशॉप्स होना चाहिए। अगर मोदी जी कहते हैं 400 पार, मे बी 400 पार के बारे में एक वर्कशॉप्स होना चाहिए अक्रॉस द कंट्री, द कैडर, कि 400 पार वो क्यों कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका प्रोज एंड कॉन्स क्या है, ये कहाँ जा सकता है, कहाँ ये नहीं जा पाता है, किसको समझ में आता है, ये किसको समझ में नहीं आता है, ये नारा लेते वक्त ये नारा का मतलब कैसे सिखाना चाहिए, और किस किस बस्तियों में, झोपड़पट्टियों में
झुग्गी झोपड़ियों में, ये कहाँ एक अलग मतलब निकल सकता है. दिस इज व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस इलेक्शंस नाउ. आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो वेदर आई एम सपोज टू से दिस सो लाउडली और ओपनली और नॉट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिस्टम टू अंडरस्टैंड दैट जब हम एक प्रोग्राम के बारे में आते हैं, प्रोग्राम का अनाउंस करने से पहले प्रोग्राम को वर्कशॉप्स पहले करना चाहिए, प्रोग्राम्स को एक ग्राउंड लेवल, फील्ड लेवल में लेके जाना चाहिए, फील्ड वाले प्रोग्राम का नारा बाहर लेके आना चाहिए. तब जाके 400 पार लोगों के मुंह से बाहर निकलेगा. 400 पार, 400 पार, 400 पार. बिकॉज जब वो 400 पार कह रहे, उनको मालूम है 400 पार का मतलब क्या है. शुरू में आपने कहा वही बात हो गई, मतलब कुटुंब प्रमुख के नाते उन्होंने कह दिया, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कि घर में अगर बच्चा एग्ज़ाम में 85% मिलाता है तो अगले एग्ज़ाम में उसको 90 मिलने चाहिए. ये सोच घर के प्रमुख की हमेशा रहती है. उसी हिसाब से मैंने नारा दिया था. लेकिन जो आपने शुरू में कहा कि माँ ने उसका अर्थ बच्चों तक पहुंचाना चाहिए, ये बीच में का कैडर काम नहीं कर पाया, ऐसा आपका कहना है? काम नहीं कर पाया नहीं. ये जो है मोदी जी के और मोदी जी के परिवार, मोदी जी के परिवार हम सब हैं, उस परिवार के बारे में नहीं. मोदी जी और उनके कैबिनेट जो परिवार है, वो लोग 10 सालों में इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे उनके सर पर. देयर इज ऑल्सो लर्निंग पीरियड ऑल्सो. हम सबको वो बात जानना चाहिए, हम सबको बात जानना चाहिए. हम नए नए नौकरी पे जाते हैं तो कितने सारे हमको मैनेज करना पड़ता है. पहले 5 सालों में उन्हें बहुत कुछ की है और प्रजा भी बहुत उनके साथ, उनके सपोर्ट की है. तो नेक्स्ट 5 सालों में हम कितने प्रिपेयर कर रहे थे, प्रतिपक्ष भी उतना ही प्रिपेयर करता होगा ना. वो भी हमारा साइकोलॉजी स्टडी करता होगा ना, वो भी काउंटर्स प्रिपेयर करते होंगे ना. तो कहीं ना कहीं वो शायद छूट गया हमसे. कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल इंफॉर्मेशन गैदर करना शायद छूट गया हमसे. बट नो प्रॉब्लम, वी ऑल लर्न आउट ऑफ एक्सपीरियंसेस. जीवन है अनुभव से बना हुआ. इसलिए दिल एक धड़कन है ना, तो फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे मारते रहता. अगर सीधा मार लिया तो इंसान मर गया. तो मजा ऊपर नीचे में ही है कि जब तक ये ऊपर नीचे नहीं होता, हम अपनी गलती कैसे करेंगे, कैसे सीखेंगे. सभी में मजा है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है. और हम लोग शक्तिवान बनकर निकलेंगे अब की बार. वी हैव टू बी स्पोर्टिव, वी शुड लर्न आउट ऑफ एवरीथिंग. नहीं तो ऐसा लगता है कहीं खत्म हो गया है. हर एक प्रारंभ है, हर गलती एक नए जीत की प्रारंभ है. Maybe now we should learn to make small little pockets, and these pockets have to be taught. Before releasing anything openly into the public, I feel these have to first go to the ground level, get the workshops done, make entire country's karyakartas and all the cadre of BJP learn what it is, by in and out. For example, Vande Mataram, a very small slogan called Vande Mataram. It was passed into the Bharati, into public for the freedom fight. घर घर में वंदे मातरम, घर घर में वंदे मातरम. आप श्री राम जय राम खत्म हो गया था. आपको मैं ग्रीट करना बोलता हूँ वंदे मातरम, आप मुझे ग्रीट करना बोलते हो वंदे मातरम. इट हैज टू बिकम लाइक दैट. ए प्रोग्राम हैज टू बिकम लाइक दैट. देन नोबडी कैन स्टॉप इट. मेरा एनालिसिस, मैं गलत हो सकती हूँ, मैं शायद, आई मे बी राइट, आई मे बी रॉन्ग. थोड़ा स्पष्टता से, मतलब देशभक्त हूँ और उसी के साथ रहता हूँ, फिर भी ऐसा ना हो कि वंदे मातरम होना चाहिए और बाद में जनगण मन हो गया. जनगण मना ये जो है वो एक नेशनल एंथम के रूप में उसको लिया गया है. बिकॉज देयर हैज टू बी वन सिंगल लैंग्वेज टू स्टैंड अप एंड से दैट आई रेस्पेक्ट माई नेशन. दैट इज डिफरेंट. मेरा कहने का मतलब है, ये वंदे मातरम जो फ्रेज है, ये फ्रेज को ग्राउंड लेवल से ऊपर उठाइए. मैं समझ गया. मैंने बस इतना ही कहा कि वो ही अपना राष्ट्रगीत भी होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं बाद में. ऐसी भावना बहुत सारे लोगों के मन में है और उसके लिए कारण भी फिर वही है कि जिन लोगों ने संस्कृत और सरस्वती का नाम है इसलिए उसको नकारा. तो वहां से ये 65 ईयर्स, 65 साल जो इनके वजह से जो बना, इमेजिन करिए, वहां से भाजपा ने देश को एक दिशा दिखाने की कोशिश की है. लेकिन उनके सर पर इतने जिम्मेदारी थे क्योंकि दुनिया यानी कि वर्ल्ड एक दिशा में बहुत आगे निकल गई थी 65 इयर्स में. उनसे भी मैच करना था, अंदर भी मैच करना था.
हमारे रिक्वायरमेंट्स और थकान को भी मैच करना था। इतना आसान। एक ऐसा है, आज एक ऑटो वाला, एक ऑटो रिक्शा वाला बच्चा आके पूछता है, मेरा फ्रेंड के घर में ये है, वो है, ये है, वो है, तू मुझे क्यों नहीं दिला रहा है? तो एक छोटे से समय में ऑटो रिक्शा वाला कितना कितना बोल के कर सकते, क्योंकि उसके पास फैसिलिटीज उतना नहीं है। ऐसा 65 ईयर्स में इतना खराब करके छोड़ के रखे इस देश को कि इतने कम समय जो उनके पास था, जितना वो भाग सके वो भागे। हमें मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री जी पे या उनके टीम पे उंगली उठाने से पहले अब हम सबको एकत्रित होना चाहिए, संगठित होकर रहना चाहिए। गलती उठाना तो बहुत आसान काम है, तो हमने क्या किया है? चलो उठाते हैं ना आवाज, आजू बाजू को ठीक करते हैं ना। हम अपना दायित्व लेकर मोदी जी को कहते हैं ना, मोदी जी हम अभी आपके साथ हैं। कौन सी बड़ी बात है वो? कह नहीं सकते मोदी जी से यह बात कि मोदी जी हम अभी आपके साथ हैं। शायद हमसे गलती हो गई, शायद हमने प्रेरणा नहीं दी बाजू वाले को, शायद हमने पूरे हिंदुओं को एकत्रित नहीं करे, शायद हम भी भागस्वामी थे हिंदू को जात मत में बांटने के लिए। शायद हमको जाना था उन सारे बस्तियों में, शायद हमको अपनाना था उनको, शायद हमको उनको हाथ पकड़कर मंदिरों में लेके जाना था, शायद उन गवर्नमेंट स्कूल्स को हम सब जाके साफ करवाना था, शायद हम उन गवर्नमेंट स्कूल के गरीब बच्चों के साथ ठहरना था, शायद उन्हें नौजवान जिनके पास नौकरियां नहीं है उनके लिए हम आगे बढ़ना था, शायद उन लड़कियों के लिए जिनके घर में शादियां नहीं हो रही उनके लिए मदद करना था। अभी हमको भी आगे बढ़ना है, एक देश बनकर, एकत्रित होकर उन सारे लोगों को मुंह तोड़ जवाब हमको देना है। ये कहने के लिए आज भी हमारे मोदी जी के पीछे हम लोग इतने करोड़ों लोग ठहरे हुए, खबरदार। क्या बात है। अंतिम 2-3 सवाल, उसमें से एक ये, जैसे हमेशा पूछा जाता है ना कि 1 वर्ड आंसर। हाँ जी मैं बहुत बुरी हूँ इसमें, लेकिन बचपन से, लेकिन यहीं पे आके अटक गई मैं। ठीक है चलेगा। आज के पेपर में जो होता है वही है, दोनों आंसर मैं बताऊंगा, उसमें से योग्य आप बताना। अच्छा, तो चूज द करेक्ट आंसर का चॉइस मिल रहा है, ठीक है। इस बार के वोटिंग से एक पता चला कि जिस तरफ देश को जाना चाहिए जा रहा है, उसका मतलब ध्रुवीकरण। तो योग्य है या अयोग्य है? जो भी हुआ है योग्य ही हुआ है मेरे हिसाब से। नरेंद्र भाई मोदी या अमित भाई शाह? एक आंख से देखने के लिए बोल रहे हैं, गलत बात है ये। चलो फिर नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू? फिर भी आप एक हाथ को काटने के लिए बोल रहे हैं। लीना जी ने पूछा था इसलिए, समाजकारण या राजकारण? जब तक दोनों नहीं मिल जाते हैं संपूर्णता कभी नहीं आएगी। और हैदराबाद या भाग्यनगर? भारत देश। जो इच्छा लीना जी ने व्यक्त की उसी के बारे में, कि बहुत सारे लोगों के मन में है, इसलिए क्योंकि आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं मोदी जी से मिली भी नहीं, लेकिन मेरा नाम टीवी पे आ गया और मुझे पता चला कि मैं इस बार चुनाव लड़ रही हूँ हैदराबाद से। चुनाव रिजल्ट्स के बाद उनसे कोई ऐसी बात की, चाहे राज्यसभा या और कोई? दाता से कभी मांगा नहीं जाता है, दाता देते हैं। और समाजकारण तो आप करती रहेगी, राजनीति में भी आगे चल कर रहेगी। आपने कहा कि जिस तरह से मोदी जी के पीछे खड़े रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए, लेकिन इन सब के पीछे एक आपका सनातन धर्म का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो विचारधारा को लेकर आप आगे चलती है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, आप वो बता सकती है 45 दिन तक आपने जो यज्ञ किया था? हाँ, हमने भाग्यनगर में 45 दिन का यज्ञ 45 वेद पंडितों को बुलाकर अक्टूबर नवंबर के वो टाइम पे किया था हमने। सितंबर के नवरात्रि से प्रारंभ होकर पौर्णिमा का दिन कार्तिक महीने में आधे पे हो गया था वो। हमने भाग्यनगर हैदराबाद की एक शुभ और भाग्य
प्रदा के लिए देने के लिए, और भारत देश को भी उस यज्ञ का नाम हमने रखा है भारत भाग्य समृद्धि यज्ञ। उसका टाइटल भी ये रखा हम लोगों ने। और एक दीक्षा लेकर मैंने वो 45 का महायज्ञ करे थे हम लोग को। प्रथम और पहली ऐसा यज्ञ था जो ओल्ड सिटी में हुआ था, देश को आगे लेके जाने के लिए, और बड़ी सांप्रदायिक महायज्ञ था वो। सहस्र चंडी सहित अतिरुद्र कामेश्वर कामेश्वरी यज्ञ था वो। तो भगवान के दया से पता नहीं वहाँ से एक वो जब उस टाइम का जो इलेक्शन हुआ था, एक अलग ही इलेक्शंस हुआ था मेरे हिसाब से। और ये यज्ञ का सबसे पहले संकल्प यही था कि भाग्यनगर और भारत देश का एक उज्जवल भविष्य में भाग्यनगर का भी अपना एक दायित्व रहना चाहिए। ये उस दिन मेरा यही था, मेरा चाहत। तो वो सोचकर हम लोगों ने एक बहुत ही बढ़िया सा एक 45 दिन का मैंने यज्ञ की थी। और शायद उस यज्ञ का एक प्रेरणा होगा वो कि हमें सीट शायद मिला होगा, मुझे पता नहीं है, आई हैव नो आइडिया। क्योंकि हम एक ही मानते हैं कि इस दुनिया में अगर कुछ अच्छा हुआ है तो वहाँ पे मैं नहीं हूँ, अगर मेरे वजह से कुछ बुरा हुआ है तो वहाँ पे मैं हूँ। ऐसा एक इंसान को समझना चाहिए। अगर मेरे वजह से कुछ अच्छा हुआ है, ये श्रेय माता पिता, मेरा परिवार, परमेश्वर और जिस दाता ने बैठकर दिल्ली से हमें दिए हैं, वो अमित भाई है या मोदी भाई है, जो भी है मुझे नहीं पता, इसलिए मैं बोलती हूँ जो भी दाता हमें दिए हैं, अगर हमने कुछ भी अच्छा काम किया है, ये सारा श्रेय उनको और उन सारे भारतवासी ने जिन्होंने हमारा काम को एक से जुड़कर आगे लेके गए। मेरे अलावा इन सबको मिलता है। अंत में इतना ही कहूँगा, क्योंकि यहाँ पर उपस्थित सारे भारतीय तो है ही, लेकिन इसी हिंदू विचार से प्रेरित भी है। तो 5 साल और जोर पकड़कर आप उसी दिशा में राजनीति में काम करती रहेगी, और कभी हमारे मन में जो भाग्यनगर है, वो भाग्यनगर का भाग्य आप एमपी बनकर खुल जाएगा, ऐसी इच्छा मैं प्रकट करता हूँ। और आपको बस अंत में इतनी विनती करता हूँ, आप अच्छी चैंटिंग करती है तो कोई एक भजन अगर आप सुनाए और उससे इस मुलाकात को, रूबरू की बात को हम खत्म करें तो अच्छा रहेगा। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे यह शुभ काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे यह शुभ काम। खुद को राख लपेटे फिरते, औरों को देते धन धाम। खुद को राख लपेटे फिरते, औरों को देते धन धाम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, कर ले बंदे ये शुभ काम। देवों के हित विष पी डाला, नीलकंठ को कोटि प्रणाम। देवों के हित विष पी डाला, नीलकंठ को कोटि प्रणाम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। शिव के चरणों में मिलते सारे तीर्थ चारों धाम। शिव के चरणों में मिलते सारे तीर्थ चारों धाम। करनी का सुख तेरे हाथों, शिव के हाथों में परिणाम। करनी का सुख तेरे हाथों, शिव के हाथों में परिणाम। सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। शिव के रगते कैसी चिंता, साथ रहे प्रभु आठों धाम। शिव के रगते कैसी चिंता, साथ रहे प्रभु आठों धाम। शंभो शंकर। बहुत बहुत धन्यवाद। पोटली दिखने में छोटी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अंदर भरी है, ऐसा आपको पता चला होगा। आगे चलकर कभी फिर मौका मिलेगा तो और कुछ चीज़ों को जानने की हम और रूबरू होने की कोशिश करेंगे। माधवी लता जी, बहुत बहुत धन्यवाद।